वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी टेस्ट नंबर 284 लगाते हैं यूपीएससी सीएससी 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। कॉपी या पेपर पेन लेकर बैठिए, माइंड में काउंट करिएगा किसके कितने सही हुए। तो समय कम है, ढेर सारा कोर्स जो भी इसका है वो कंप्लीट कराना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हो गई है 24 अप्रैल 2020 और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए तो ज़रा। चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस लिपि एवं भाषा का प्रयोग किया है? किस लिपि और भाषा का प्रयोग किया है चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में या शिलालेखों में? तमिल, मलयालम, देवनागरी या फिर कन्नड़? तो कन्नड़ नहीं है, देवनागरी नहीं है, तमिल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलयालम। तो देखिए, महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इसी इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेख में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। तो याद रखिएगा, मलयालम भाषा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा जो है वो सही है? केरल के मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृति के महाकाव्यों पर आधारित था। और मलयालम भाषा की एक पहली सांस्कृतिक कृति तमिल की ऋणी है। देखिए, मलयालम भाषा की पहली सांस्कृतिक कृति तमिल तेलुगु की ऋणी नहीं है, बल्कि संस्कृत की ऋणी है। किसकी? संस्कृत भाषा की ऋणी है। केवल एक सही है यहाँ पर। तो कथन 2 गलत है। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक जो कृतियां हैं, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। संस्कृत, ना कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ की। साथ साथ चेर शासकों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मणि प्रवालम क्या है? क्या है मणि प्रवालम? नृत्य शैली है, निर्माण कार्य शैली है, चित्रकला शैली है, भाषा शैली है? तो मणि प्रवालम चित्रकला शैली नहीं है, नृत्य शैली नहीं है, निर्माण कार्य शैली नहीं है, यह है भाषा शैली। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, भाषा शैली। तो देखिए, मणि प्रवालम एक भाषा शैली है। 14वीं सदी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। और मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर बताइए कहाँ पर है? आसान सा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में आ जाए तो 2 नंबर तो आराम से मिल जाए ना, लेकिन चूंकि कोर्स का हिस्सा है इसलिए पूछ लिया गया। उड़ीसा में है ये। सन टेम्पल भी उड़ीसा में, पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी उड़ीसा में। तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में अवस्थित है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार करना है। कथन है, जगन्नाथ मूलतः एक स्थानिक देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। क्यों मान लिया गया? कारण क्या है इसका? आज भी जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, इसीलिए मान लिया गया। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और इसकी व्याख्या भी करता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, कथन एवं कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है, आज भी जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकाला जाता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानिक देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता। अब जिन्होंने में कौन कौन? वो मुग़ल भी हो सकते, वो मराठे भी थे, वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भी। इन सब ने जगन्नाथ मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? मतलब इन्होंने जो नियंत्रण किया, क्या था उसका प्रमुख उद्देश्य? क्या मंदिर की धन संपदा को लूटना था, या फिर मंदिर का सामाजिक एवं राजनीतिक मामलों पर महत्व जताना, या मंदिर पर नियंत्रण करके वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं आस पड़ोस के, उनके ऊपर शासन करना? क्या था? देखिए, मुग़ल, मराठे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत तो सोने की चिड़िया वैसे ही था, ऐसे थोड़ी है सारा धन मंदिरों में ही था। तो गलत है पहला स्टेटमेंट।
मंदिरों का सामाजिक एवं राजनीतिक महत्वों पर मामलों पर महत्व के कारण ऐसा ये करा इन्होंने। और मंदिर पर नियंत्रण करने से स्थानीय जनता के द्वारा उनके शासन को मिलने वाली जो स्वीकार्यता है, इसलिए किया इन्होंने ऐसा। तो 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, एक को एलिमिनेट कर दीजिए। तो देखिए, ज्यों-ज्यों जगन्नाथ मंदिर को तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया, क्योंकि वे सब ये महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। वैसे ये बात उड़ीसा की हो रही है, पूरे भारत की नहीं हो रही है। लुटे तो सोमनाथ मंदिर भी हैं। चलिए, 7वां प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट कौन लोग हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है यूपीएससी सिविल सेवा के, और ऐसे प्रश्न यूपीएससी की सिविल सेवा के फेवरेट हैं। 4 स्टेटमेंट में पूछ लेती है, कुछ भी पूछ लेती है कि व्यापारी लोग थे ये शिल्पकार थे, योद्धा थे, कौन थे ये। ऐसा 17 में भी पूछा गया है प्रश्न, 16 में भी पूछा गया है। तो राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट कौन लोग हैं। यह हैं काव्य करने वाले, कहानी करने वाले और गीत गाने वाले लोग। सी। तो देखिए, अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों एवं अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई हैं। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर राजपूतों का शासन रहा है। ये शासक जैसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्रों में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु को वरण हो गए। अब देखिए, मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत सूरवीरों की कहानियों, काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों के द्वारा गाई जाती हैं, और ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृतियों को सुरक्षित रखते थे। तो क्या है इसका उत्तर। चारण भाट कौन, कहानी, काव्य और गीत गाने वाले लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रिटिश लोग किस क्षेत्र को राजपूताना कहते थे। तो इसका आंसर तो निकल ही जाएगा, सी हो जाएगा इसका उत्तर, राजस्थान। तो देखिए, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग इस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, उसे राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से सत्य है, पूरी सत्य नहीं है, क्योंकि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का है। इसमें बहुत ही लॉलीपॉप प्रश्न है ये। तो कथक है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का, कथकली है केरल का। कथकली कहाँ पर है, कथकली है केरल का। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, और भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। तो कथक नृत्य जो है, नृत्य की एक शैली है जो उत्तर प्रदेश के अनेक भूभाग से जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकलता है, और जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग क्या है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। अब कथक से ही अगला प्रश्न है, कथक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कथक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मंदिरों में कहानी सुनने वाली एक जाति थी, और कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावचन को अलंकृत करते थे। बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, पहला भी, कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनने वाली एक जाति थी, और कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावचन को अलंकृत करते थे। तो करेक्ट है, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा कहानी सुनने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावचन को अलंकृत किया करते थे, और 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ साथ कथक एक नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। और पूछा जाए प्रश्न कहाँ की, तो उत्तर प्रदेश की। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कथक मुख्य रूप से किन परंपराओं अर्थात घरानों में मुख्य रूप से फूला और फला। जयपुर घराना, आगरा घराना, ग्वालियर घराना या लखनऊ घराना, बताइए।
सारे तो हो नहीं सकते क्योंकि विकल्प देख लीजिए किस तरह से हैं, उपरोक्त सभी कोई है नहीं। तो जयपुर घराने से संबंध रखती है कथक, और यहाँ पर लखनऊ घराने से संबंध रखती है, आगरा ग्वालियर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। तो देखिए, मुग़ल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर ये दो घरानों में फूला और फला, एक हो गया राजस्थान का जयपुर घराना और राज दरबारों में उत्तर प्रदेश का लखनऊ। अब देखिए, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिल गई। अब है क्वेश्चन नंबर 12, लघु चित्रकला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, लघु चित्र छोटे आकार के होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़ों या कागज़ पर चित्रित किया जाता है। सर्वाधिक सुंदर प्राचीन लघु चित्र दक्षिण भारत में पाए गए बौद्ध ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। बताइए। देखिए, पहला तो करेक्ट है, लघु चित्र हैं तो छोटे ही होंगे, छोटे आकार के, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़ों या कागज़ पर चित्रित किया जाता है। सर्वाधिक सुंदर प्राचीन लघु चित्र दक्षिण भारत में नहीं, गलत है, पश्चिमी भारत में बल्कि। तो केवल एक सही हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा गलत है। तो कथन दो असत्य है क्योंकि प्राचीनतम लघु चित्र ताड़पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिमी भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। तो गलत है दूसरे स्टेटमेंट में दो चीज़, कि दक्षिण भारत की जगह पश्चिमी भारत होगा और बौद्ध ग्रंथों की जगह जैन ग्रंथ होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुगलकालीन चित्रकला से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा जो है वो सत्य है। देखिए, अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जो प्राथमिक रूप से इतिहास एवं काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। पांडुलिपियों में दरबार के दृश्य, लड़ाई, शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए गए थे। देखिए, तो दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो पढ़ के ही लग रहा है कि ये करेक्ट हैं। बिल्कुल करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा सी। अकबर थे, जहांगीर, शाहजहां ने कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जो प्राथमिक रूप से इतिहास एवं काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। तो करते थे। पांडुलिपियों में दरबार के दृश्य, लड़ाई के दृश्य, शिकार के दृश्य, सामाजिक जीवन कैसा है, ये सब दर्शाया जाता है। करेक्ट है। चलिए, बिना एक्सप्लेनेशन के अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 क्वेश्चन इसमें ऐड है। क्वेश्चन नंबर 14, मुगल साम्राज्य के पतन के साथ चित्रकला के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। मान लीजिए मुगल काल का पतन हो गया, अब जो वहाँ की चित्रकला थी क्या हुआ उसके साथ देखते हैं। तो मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राज दरबारों को प्रभावित किया। मुगल चित्रकला के प्रभाव के कारण दक्षिण भारत एवं राजस्थान के क्षेत्रीय राज्यों ने चित्रकला की अपनी विशिष्ट विशेषताओं को खो दिया। देखिए, मुगल काल की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राज दरबारों को प्रभावित तो किया, लेकिन उन्होंने अपनी विशिष्टताओं को नहीं खोया था। गलत है वाला स्टेटमेंट है। यहाँ तो वो वाला डायलॉग सटीक तरह से लगता है ना कि इन हाथों ने हथियार छोड़े लेकिन चलाना नहीं भूले। तो ये केवल एक सही है यहाँ पर। तो दूसरा सत्य है क्योंकि मुगल साम्राज्य के पतन के साथ चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्र राज्यों के दरबारों में चले गए। इसका परिणाम क्या हुआ। मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उसका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। अब है क्वेश्चन नंबर 15, चित्रकला की कांगड़ा शैली किससे संबंधित है। बताइए, चित्रकला की कांगड़ा शैली किससे संबंधित है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है ये।
मतलब ऐसे नहीं पूछा, कुछ घुमा के पूछा है। राजपूत्र चित्रकला से संबंधित है, पहाड़ी लघु चित्रकला से, मुगल कालीन चित्रकला से, गुप्त चित्रकला से। बताइए। चित्रकला की कांगड़ा शैली किससे संबंधित है? पहाड़ी लघु चित्रकला से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, हिमालय की घाटी में पंजाब और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में विकसित हुई चित्रकला को पहाड़ी चित्रकला कहते हैं। नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए, जिसके फलस्वरूप कांगड़ा शैली विकसित हुई। तो 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं ये, और अभी ये इसका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। बाकी के क्वेश्चन इसके पार्ट 2 में देखेंगे, तो वीडियो बड़ी नहीं हो जाए, उसके लिए इसको रिवीजन कीजिए। और क्या 15 में से किसी के 14 करेक्ट कर पाया कोई? चलिए 12 रख लेते हैं ना इसका टारगेट, 12 तक आपको करेक्ट करना है इसमें। धन्यवाद, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन रखना करंट अफेयर्स की PDF पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।